हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है और आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर उसका प्रीएम्बल ऑफ टीपीए, स्कोप, करैक्टरिस्टिक्स हमने सब कर लिया था। और इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 3 को पढ़ेंगे, जो टीपीए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो सेक्शन है वो इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में बताता है। इसमें सबसे अच्छी ये बात है कि इसमें कोई भी जो डेफिनेशन दी गई है वो 1, 2, 3 ऐसे करके नहीं दी गई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, पर कुछ डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको लाइन से पढ़ते हैं। सेक्शन 3 से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं क्योंकि आप पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब हम आगे के फर्दर टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम किसको मूवेबल प्रॉपर्टी मान रहे हैं, किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मान रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बेरेट भी अपने साथ रखें, पेन, पेंसिल, कॉपी, जो भी है, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। Section 3. It is a surprising fact that the TPA does not contain a comprehensive definition of immovable property. इसमें ये बता रखा है कि एक सरप्राइजिंग है कि हम आगे चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ये इमूवेबल या मूवेबल पर डिपेंड करता है, दोनों पर एप्लीकेबल करता है। बट इसमें ये नहीं बता रखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम किस किस को माने। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बोल रखा है कि उसके यूज के अकॉर्डिंग हम पहचान पाएंगे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी को हम चल संपत्ति बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम अचल संपत्ति बोलते हैं हिंदी में। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेक्शन 3 का पैरा 2 मैं आपको बुलेट के साथ भी दिखा देती हूँ। सेक्शन 3 का पैरा 2 ये वाला जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। इसमें बता रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास और ग्रास। दिस इज अ नेगेटिव डेफिनेशन एंड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसमें ये बोल रखा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं और ग्रास नहीं है। ये एक नेगेटिव डेफिनेशन क्यों होती है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नहीं है कि हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये है। इसने बोला है कि इन सबको छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। तो ऐसी डेफिनेशन को हम नेगेटिव डेफिनेशन भी बोलते हैं। वी कैन फाइंड अ वर्क। मैं पहले स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है, जैसे कि कोई आपने देखा होगा कि आप कुछ लकड़ी के होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, उस पेड़ को आप जब काटते हो तो आप उस लकड़ी का आप यूज़ ओनली फर्नीचर्स या जो भी चीज़ के लिए आप करते हो, तो उन सब जो ऐसे टाइप की ट्रीज होते हैं उनको हम स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जैसे कि मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, कोई भी क्रॉप जो उग रहे हैं उनको भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्योंकि हम उसको तोड़ सकते हैं विदाउट डैमेज द प्रॉपर्टी। अगर मैं आम का पेड़ है, आम के पेड़ से मैं एक आम तोड़ रही हूँ तो मैं पेड़ को तो हार्म नहीं कर रही हूँ ना, पेड़ को तो कुछ हार्म नहीं हो रहा। अगर स्टैंडिंग टिम्बर है, अगर मैं वहाँ का लक्कड़ काट रही हूँ तो वो लक्कड़ तो दोबारा हो जाना है, तो मैं उस पेड़ का कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ। ऐसी ग्रास है, ग्रास का क्या होता है? आप कहिए ग्रास तो जमीन में अगर आप काटोगे तो काटने के बाद क्या कोई डैमेज होता है हमारे लैंड को? नहीं होता। तो हम उसको बोलेंगे ये हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो डैमेज ना करे उसको मूवेबल। अगर मान लो एक घर है, आपने इस घर को बनाया, अब इस घर के ऊपर क्या किया आपने, जैसे कि आप घर है, इस घर का आपने यहाँ से मतलब आप इधर की दीवारें तोड़ रहे हो, तो जब आप दीवार तोड़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि बिना लैंड के वो खराब तो होगी, वो लैंड तो खराब होना ही होना है। बट एक बात मानो, अगर आपने ईंटें रखी है, यहाँ पर ईंटें हैं और उस ईंट को आपने उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, तो वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। बट उसी ईंटों से अगर आपका घर बना है और घर बनने के बाद आप उसको डैमेज कर रहे हो तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो हम आगे देखेंगे कि किस वर्क से या किस यूज से हम उसको मूवेबल और इमूवेबल मानेंगे। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहे, हम बहुत जल्दी समझ जाएंगे। We can find a workable definition of immovable property in Section 3 Clause 26 of General Clause Act 1897, which read as follows. हमारे जनरल क्लोज एक्ट के अंदर सेक्शन 3 क्लोज 26 के अंदर डेफिनेशन दी है, जिसको हमें इसके साथ पढ़ना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लैंड को मानेंगे। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, लैंड से क्या बेनिफिट हो रहा है वो, या थिंग्स अटैच टू द अर्थ, या अर्थ में क्या क्या अटैच है उसको। अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। सेम वही डेफिनेशन, इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ।
जो अर्थ में परमानेंट अटैच है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने घर बनाया, उस घर में मैंने डोर्स भी बनाए होंगे, विंडोज भी बनाए होंगे, तो अब वो क्या है, वो परमानेंट अटैच है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बिना दीवार के डैमेज किए आप उसको निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, तो वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। बट अगर आपका एक विंडो ऐसी नॉर्मल बना हुआ है बट आपने उसको घर में लगाया नहीं है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। द टीपीए हैज सप्लाइड अस इन अ पैरा 6 ऑफ सेक्शन 3 और डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन अटैच टू द अर्थ। आप अपने बेरेक्ट अपने साथ रखें, यहाँ पर जो पैरा 6 है अटैच टू द अर्थ, इसकी डेफिनेशन बता रखी है, मतलब इसके बारे में बता रखा है कि अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या होता है। रूटेड टू द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब, कि रूट जो है वो अर्थ में अटैच हो। जैसे कि आपका कोई ट्री होता है, ट्री के जो रूट्स होते हैं वो लैंड में अटैच होता है, तो वो बता रखा है। एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल और बिल्डिंग, जैसे कि आपका जो लैंड है उसके, आप ऐसा तो नहीं ना कि आप ऊपर ऊपर लैंड के घर बनाना स्टार्ट करते हो, आप थोड़ी सी मिट्टी खोदोगे उसमें, नीचे से स्टार्ट करते हो ना, तो वो बता रखा है। अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट इट टू विच इट इज अटैच। फॉर एग्जाम्पल मशीन, अगर आपने कोई मशीन्स लगाई है बेनिफिशियल के लिए, उनको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब एक डेफिनेशन और आती है, जनरल क्लोज एक्ट 1897 में सेक्शन 3 का सब क्लोज, सेक्शन 3 क्लोज का सब क्लोज 26 के अंदर बता रखा है, थिंग्स रूटेड टू द अर्थ आर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय combining above definition we may say that the term include land, benefit to arise of land and things attached to earth except standing timber, growing crops, grass। लैंड अब क्या होता है, हम सेम वही बात है कि इनको छोड़ के सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम मतलब जाने कि लैंड का मतलब क्या होता है। तो वैसे बेसिकली मैं आपको लैंड का मतलब आप सबको पता है। लैंड जैसे कि अब कोई लैंड के ऊपर अगर पानी भी है तो अभी हम उसको लैंड मानेंगे, क्योंकि लैंड तो है ही ना, बिना लैंड के तो कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आप स्टे ही नहीं कर सकते, आप खड़ी ही नहीं हो सकते हैं। तो लैंड मीन्स अ डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑल द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन और अंडर द surface in its the natural state are included in the term land. Also all objects placed by the human agencies or on or under the surface with the intention of permanent annexation to the earth are immovable property. Example building, wall, fence, minerals, ponds, river, land covered by water. लैंड का मतलब यही है कि लैंड मतलब एक तो डिटर्मिनेट पोर्शन है ही जो हमारे अर्थ सरफेस में है। सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर और अंडर द सरफेस ऑन इट्स नेचुरल स्टेट आर इंक्लूडेड इन द टर्म लैंड, कि जो लैंड के अंदर से बनाए गए हों या लैंड के ऊपर से बनाए गए हों, उन सबको हम लैंड बोलेंगे। अगर एक घर है तो घर किस पे बना है, एक लैंड पे बना है। ऑल्सो ऑल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बाय द ह्यूमन एजेंसी ऑन और अंडर द सर्फेस विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट एनेक्सेशन, जैसे कि अगर ह्यूमन एजेंसी, जैसे कि ह्यूमन के द्वारा अगर कोई भी लैंड पे परमानेंटली कुछ चीज़ एनेक्स कर रखा है, कोई चीज़ बना रखी गई है, चाहे वो लैंड को थोड़ा सा लैंड के थोड़े अंदर से ही, तो हम उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में करेंगे। जैसे हम बिल्डिंग बना देते हैं, वॉल बना देते हैं, मिनरल्स, पोन्ड्स होता है, रिवर होता है। अगर एक लैंड वाटर से भी कवर है, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं हमारे लैंड के अंदर। अब बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड क्या होता है? द फ्रेज benefit to arise out of land मतलब means the profit derived from the land without having any substantial control over the land. Benefit arise out of land is also known as a profit or pendre, ये क्या है, prendre, a right to collect rent and profit of immovable property, right to collect dues from a fair or heat or market on land are immovable property. Example, benefits are rent from house, shops and jagirs, revenue from agriculture, right to collect leaves और अदर थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट्रीज एक्सेट्रा। बेनिफिट टू अराइज ऑफ लैंड, अब जैसे कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बता रखा है कि लैंड से आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ है उसके बारे में, कि हमें लैंड से कैसे कैसे बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि मैंने कोई अपना बिल्डिंग बना दिया, घर बना दिया, फ्लोर वाइज मैं उसको रेंट पे दे रही हूँ, या शॉप्स बनाए, उस शॉप से मुझे रेंट आ रहा है। एग्रीकल्चर पे दे दिया, एग्रीकल्चर से मतलब मुझे रेंट ना आकर मुझे होता है, आपने गांव में देखा होगा कि आधा जो भी राशन होता है वो आपको मिल जाता है। अगर आपका लैंड और आप किसी और को करने के लिए एग्रीकल्चर दे रहे हो तो ये सब क्या है, उस लैंड से आपको बेनिफिट अराइज हो रहा है ना, तो वो भी हमारी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही मानी जाएगी।
उस प्रॉपर्टी को, जैसे उस लैंड को भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि सर रेंट आ रहा है, रेंट हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं, वो आ किससे रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे थिंग्स अटैच टू अर्थ। सेक्शन 3 पैरा 6 ऑफ द टीपीए डिफाइन द एक्सप्रेशन अटैच टू अर्थ इंक्लूड थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर रूटेड हो, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जो अर्थ में हो, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, चैप्टर अटैच टू अर्थ और बिल्डिंग। अब हम पढ़ेंगे थिंग्स रूटेड टू द अर्थ कि इसका मतलब क्या होता है। ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। थिंग्स रूटेड इन अर्थ इंक्लूड ट्रीज एंड श्रब एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, growing crops and grasses. The reason for the exclusion of standing timber, growing crops and grass from the category of immovable property is that they are useful as timber, corn and fodder only after the severance from the land. इसमें देखो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। इसमें ये है, जैसे कि मान लो मैंने बोला स्टैंडिंग टिम्बर हमारा एक मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि अब ये आप ये बोलोगे कि एक पेड़ है, अगर मैं उस पेड़ का आधा ही लकड़ काटता हूँ ऊपर का और नीचे का पेड़ तो अभी भी है, तो हम किसको क्या बोलेंगे, जिस पेड़ को आपने काटा है, जिसको आपने उससे अलग किया है, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अभी भी वो अर्थ से अटैच है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कट ऑफ द ट्रीज इज वो अभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही रहनी है। और इसमें बस इतना ही था। इसमें इंटेंशन देखे जाते हैं कि आपको किस तरीके से इंटेंशन होना चाहिए। जैसे कि अब मैं मैंगो तोड़ रही हूँ, अब मैंगो तोड़ने के चक्कर में मैंने पूरा पेड़ ही तोड़ दिया और लैंड से वो कर गया, तो अब वो क्या हो जाएगी, अब वो हट गई, तो अब उसको हटने के बाद उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब यहाँ पढ़ते हैं whether trees regarded as movable or immovable depend upon the intention of the user. यूजर के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रॉपर्टी को हम मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। If the intention is to continue to have the benefit of further sustenance or nutriment, सस्टेनेंस का मतलब होता है द फूड एंड ड्रिंक दैट पीपल एनिमल, जैसे कि जिंदा रहने के लिए इंसान या जानवर जो है उस फूड या उस ड्रिंक को यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट बाय द सॉइल लैंड एग्जाम्पल एंजॉइंग देयर फ्रूट देन सच ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उस ट्रीज को, उस फ्रूट को तो हम मूवेबल बोलेंगे, बट उस ट्री को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे क्योंकि हमने उस ट्री को नहीं तोड़ा अभी। But if the intention is to cut them down sooner or later for the purpose of utilizing the wood for building or other industrial purpose, they would be timber and of according be regarded as movable property. अब उस ट्री को अगर आपने काटा, उसको एक फर्नीचर के उसमें यूज़ किया, किसी में भी यूज़ किया, तो हम उसको मूवेबल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो लैंड से अटैच जो है वो हट चुका है। इसमें एक केस था जगदीश वर्सेस मंगल पांडे AIR 1986 का ऑल 1-8 का केस था। द कोर्ट हेल्ड दैट द नेचर एंड इंटेंशन आर टू बी सीन टू डिटरमाइन वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल। In case of trees, apart from the size of the trees, the relevant consideration would be in the nature of the trees and the intention to cut the trees or let it remain attached to the earth. And in the former case, it will be deemed as standing timber, while in later it remains as immovable property. ये वही बात बोली जो बात मैंने आपको पहले बताई है कि अगर स्टैंडिंग टिम्बर है, उस स्टैंडिंग टिम्बर का आपने ऊपर का काटा, तो वो जो काट के आपने उसको अलग किया वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, बट जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया है वो अभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। अब हम बी पार्ट पढ़ेंगे, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ। अर्थ में क्या क्या एम्बेडेड है? इट इंक्लूड्स सच थिंग्स एज अ हाउस, बिल्डिंग, वेल, एक्सेट्रा। हाउएवर सर्टेन थिंग्स लाइक एन एंकर embedded in the land to hold a ship or a shovel is not an immovable property because that is inserted in the mud for a short period of time. To determine whether such things are movable or immovable property depend upon circumstances of each case, and there are two main conditions to indicate intention. जैसे कि मान लो यहाँ पर ये बता रखा है कि शिप जब बनती है ना तो हम उसको जमीन के अंदर बनाते हैं। सुना होगा आपने, मड बहुत बड़ा उसको गड्ढा खोद रखा होता है, उसके अंदर बनाया जाता है। तो अगर मैं ये बात बोले कि हमारी जो शिप है वो जब तक हमारी मड के अंदर है, उसके अंदर है, तो क्या उसको मूवेबल मानेंगे, इमूवेबल मानेंगे? नहीं, वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। उसको आप यूज़ भी इसके लिए करते हो, आप उसको शिप को आप इस पर्पज से तो नहीं बनाते हो ना कि हाँ उसको हमें ज़िंदगी भर उसके अंदर रखना है।
नहीं ना, तो वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि मान लो आपके पास ब्रिक्स है, एक तो ब्रिक्स ऐसे पड़े हुए हैं और उस ब्रिक्स का आपने एक घर बना दिया है। तो अब जब उसको आपने घर बना दिया है तो वो जो ब्रिक्स है अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहलाएंगी। बट अगर उस ब्रिक्स से घर नहीं बना, वो इंडिविजुअली वहां पर पड़ी हुई है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। मतलब जिसको आप अलग कर रहे हो, अगर उससे आपका लैंड भी डैमेज हो रहा है या कुछ और डैमेज हो रहा है, तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। अब पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स दैट व्हेन द रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी एनेक्स्ड और एम्बेडेड विल नॉट कोज एनी हार्म टू द लैंड। जब कोई, अगर आपने किसी चीज को एम्बेडेड कर रखा है और उससे कोई हार्म ना हो उसको अलग करने से, इफ it does cause then it will come under the ambit of immovable property, but if it does not and can easily be detached it will come under a movable property। अगर आपने जैसे कि उस लैंड में से अगर मैंने एक पत्थर हटा दिया या मैंने दरवाजे निकाल दिए तो वो प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। बट अगर जब मैं कोई किसी चीज़ में से उस चीज़ को मतलब वो कर रही हूँ, डिटैच कर रही हूँ, अलग कर रही हूँ और उससे कोई भी हमारे लैंड को डिफेक्ट नहीं होता है, तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल, एन एंकर एम्बेडेड इन द लैंड टू होल्ड अ शिप और अ शॉवल कैन इजिली बी डिटैच विदाउट हार्मिंग द लैंड, हैंस इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। वही शिप वाला बताया आपको। और भी था, सीड्स सीमेंटेड इन द गार्डन आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज बिकॉज ड्यूरिंग देयर रिमूवल लैंड वुड बी हार्म। जैसे कि आप पार्क में गए होंगे, पार्क में आपने देखा होगा कि सीमेंटेड सीड्स बनाई जाती है, तो वो क्या है, वो मूवेबल है या इमूवेबल है, तो वो इमूवेबल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको अलग करोगे तो लैंड भी थोड़ा सा हार्म होगा ही होगा। तो हमारा इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द एनेक्सेशन का क्या होता है। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ annexing or embedding the properties for uses for a long period of a time, if example, if a tenant for life attach bolt to tighten any object in the home, it will be come under the immovable because the intention of it to use इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन का बता रखा है कि अगर किसी चीज को अटैच इस पर्पज से किया गया कि उसको बहुत टाइम तक हम यूज करेंगे और ऐसे ही रहेगा, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो मेरी कोई मशीन है जिसको जमीन के अंदर ही हमें लगानी होती है, मैंने उसको जमीन के अंदर लगा दी, मैंने उसको 2 साल 3 साल, अब मैंने ये तो नहीं सोचा ना कि मैं उसको 1 साल के बाद हटा दूंगी। अगर उसको मैं 5 साल 6 साल कंटिन्यू उसको यूज कर रही हूँ तो वो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब हमारा सी पार्ट है, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। अब जो हमने अटैच किया उसके अंदर भी क्या एम्बेडेड है वो, इसमें हम विंडो डोर वाला पढ़ेंगे। द इंडियन लॉ मूवेबल प्रॉपर्टी कम समटाइम एज्यूम फॉर लीगल पर्पज द करेक्टर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द थिंग्स। इसमें यह है कि जो भी हमारा एक लीगल पर्पज, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम इंटेंशन से मान रहे हैं, हमारे इंडियन लॉ के अंदर भी मूवेबल प्रॉपर्टी को कभी कभी एज्यूम किया जाता है कि ये इमूवेबल है या मूवेबल है, तो हम समझते हैं कि किसको हमने मूवेबल या इमूवेबल बोला है। आई होप आपको अभी तक तो समझ में आ रहा होगा जितना हमने पढ़ा है। अभी हम और भी इसको करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। द थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ और अटैच टू what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached are regarded as immovable properties। दरवाजे को तो आप ऐसे यूज करते हो ना कि हाँ उसको आप मतलब जब तक घर है तब तक उसको चलता ही रहेगा। इस पर्पज से तो नहीं करते कि हाँ दरवाजा बनाया फिर 2 साल के बाद हम दूसरा दरवाजा बना देंगे, ऐसे नहीं होता है। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज treated as fixture and dealing with the property to be valid should conform to the legal requirement laid down for such dealing in relation to immovable property। इसमें यही बता रखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को आप ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि उसको फिक्स कर रहे हो तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानेंगे। आपने डोर को फिक्स कर दिया, आपने विंडो को फिक्स कर दिया, बट अगर मान लो फैन है, लाइट है, ट्यूबलाइट है, क्या इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे या मूवेबल मानेंगे? क्यों इसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे? बिकॉज क्योंकि जो लाइट है वो आपका एम्बेडेड तो नहीं, अगर आप उसको निकालोगे तो उससे आपका कोई घर में कोई डैमेज नहीं होना, तो उसको हम मूवेबल मानेंगे। Does a house become a part of the land on which it is stand and anything affixed to the building it by common law treated
as an addition to the property of the owner. Example, door and windows of a house are immovable property. इसको हमने immovable property माना. As they are permanently fastened to the house standing on the land and they cannot be removed without damaging the house. क्यों? क्योंकि ये परमानेंट है, फिक्स है, और जब इसको आप अलग करोगे तो अलग करते समय ऐसा नहीं है कि डैमेज ना हो घर का या लैंड में डैमेज ना हो, डैमेज तो होगा ही होगा. तो इसको इसीलिए हम इमूवेबल कहते हैं. वाइल इलेक्ट्रिक फैंस और विंडो ब्लाइंड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कैन बी रिमूव वेरी इजली विदाउट डैमेजिंग द हाउस. इनको बहुत जल्दी हम हटा सकते हैं क्योंकि जो हमारा जो भी जो हम इसको बिना डैमेज करे हटा सकते हैं अपने घर से. सपोज ए सेल हिज हाउस, द फिक्सचर appertaining to the house pass along with the house and the need not be separately mentioned in the sale deed. मान लो अगर आप एक घर बेच रहे हो, उस घर को बेचने के साथ आप ये तो नहीं बोलते ना कि मैं ये दरवाजा ही बेच रहा हूँ, ये दरवाजा बेच रहा हूँ. तो इसीलिए सेल डीड के अंदर हम उस सेल मान लेते हैं कि ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. बट जब हम अपना घर बेचते हैं या उस घर को रेंट पे दे रहे हैं तो हम ये नहीं बोलते कि आप मेरा फैन लो, लाइट लो, उसको हम हटा देते. क्यों? क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है. They are treated as a part of the immovable properties sold, so A cannot remove the doors and window after he has sold the house. He may, however, remove the showcase boxes and book racks, for these are not fixture and are only movable property. अगर आप ये बोलो कि जो भी हमारा ये बुक्स रैक होते हैं या अलमीरा हाउस होते हैं, ये जो होते हैं ये आप अलमीरा एक तो होते हैं कि आपने उसको दीवार में अब तो वॉल पे ही बने बनाए आ रहे हैं, तो अगर वैसा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट अगर आप उसको एक लकड़ का या स्टील का बनवा रहे हैं तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी. आगे की ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम आगे की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि स्टैंडिंग टिम्बर किसे बोलते हैं, ग्रास किसे बोलते हैं, या ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है, किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर माना है, उसका इसेंशियल क्या है, इसको हम लाइन से करेंगे. तो ये लेक्चर सेकंड था. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई. तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगती है. थैंक यू.